Hello students, welcome to Ivan IQ. In today's video, we are going to learn about force and laws of motion, which we will continue from the yesterday's video. ठीक है, तो अपन ने कल पढ़ा था कि फोर्स में क्या क्या था, जैसे इनर्शिया क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, और आज अपन सेकंड लॉ और मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले मेनली। ठीक है, तो पहले तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किससे रिलेटेड है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, वो सब। तो अपन स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं कि एक बॉल है, मतलब ये ऐसी बॉल है जो काफी लाइट वेट की है, अपन मान लेते हैं थर्माकोल की है। ठीक है, ऐसे पॉसिबल नहीं है पर अपन मान रहे हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये बॉल थर्माकोल की है और एक और बॉल है आयरन की। ठीक है, ये आयरन की बॉल है, आयरन की बॉल पूरी सॉलिड आयरन, मतलब काफी ज्यादा इसका हैवी है ये और ये काफी लाइट है। इसको वेलोसिटी दी 20 की, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड। सेम वेलोसिटी से इसको रोल करवाया। ठीक है, अपन दोनों को ऐसा मान रहे हैं कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो यहाँ पे कोई डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि जितना डैमेज ही करेंगे ना उसको नोट कर लेगा वो। और यहाँ पे मतलब ऐसे अपन वो एक गेम आता ना कि हैमर से अपन स्ट्राइक करते हैं और कितना बार ऊपर जाएगा, तो अपन ने कितना तेज स्ट्राइक किया उतना बार ऊपर जाता है। तो अपन को ऐसे बताते हैं कि अपन कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो वैसे ही वो है कि बार जितना ऊपर जाएगा उतना स्ट्रांगली इसने इम्पैक्ट करा। तो ये गया, ये यहाँ पे गया, इसने स्ट्राइक करा, फिर ये गया स्ट्राइक करा। पता चला कि जो आयरन वाला था, दोनों को सेम वेलोसिटी दी थी, तो दोनों सेम स्पीड से ही जाएंगे, सेम से स्ट्राइक करेंगे। पर आयरन वाले ने ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करा। तो रीजन क्या था, तो रीजन क्या था कि वेलोसिटी सेम थी पर दोनों का मास डिफरेंट था। तो हर मास के हर पार्टिकल में एक वेलोसिटी आई, मतलब मोशन को कैरी करने वाली प्रॉपर्टी आई। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक हैवी ऑब्जेक्ट मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है और एक थोड़ा पतला सा आदमी मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है, तो मेरे को ज्यादा तेज चोट किससे लगेगी, तो जो पतला आदमी आएगा वो ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा, और जो हैवी ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा होगा काफी ज्यादा चोट पहुंचाएगा। तो वो ऐसा है कि जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज्यादा मोशन कैरी कर सकता है, उतना ज्यादा उसके अंदर मोशन स्टोर्ड होगा, उसकी वेलोसिटी उसमें स्टोर्ड है। लेकिन जो लाइट और ऑब्जेक्ट होगा वो इतनी वेलोसिटी स्टोर नहीं कर सकता। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो मोमेंटम मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना स्टोर्ड मोशन है। मोशन स्टोर कब होगा, जब उसके पास में कुछ मास होगा, उसमें कुछ वेलोसिटी होगी। तो मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कितना स्टोर्ड मोशन है उस ऑब्जेक्ट में वो बता देता है कि इसमें इतना मोमेंटम है, इसमें इतनी टेंडेंसी है इस मोशन को कैरी ऑन करने की। ठीक है, अब मोमेंटम डिसाइड होता है मास से भी और वेलोसिटी से भी। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला बना वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंडेंट था। तो हम मोमेंटम को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि मोमेंटम is the product of mass and velocity, and it can also be defined as the amount of stored motion in a particular moving object is also known as momentum। ठीक है, तो मोमेंटम को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पर अपन की बुक में सिंपल ही है, तो अपन लिख देंगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पर अपन को 9th क्लास में डिनोट विनोट का कुछ है नहीं, तो अपन स्पेलिंग लिखते हैं। मैं सोचा था कि स्पेलिंग शॉर्ट में लिख दूंगा, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो मोमेंटम डिनोट होता है मास इंटू वेलोसिटी से, और उसको अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। तो कोई भी चीज डायरेक्शन वाली नहीं है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्शन वाली से, तो वो पूरा जो प्रोडक्ट होता है वो एक डायरेक्शनल क्वांटिटी बन जाएगी। मतलब ये वेलोसिटी का टाइम्स हो रहा है कि 2 टाइम्स वेलोसिटी हो गई, 3 टाइम्स वेलोसिटी हो गई। तो कोई भी चीज अगर मास से इनटू में है वेक्टर क्वांटिटी, तो जो प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर ही होगा। तो मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मोमेंटम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी इसके फॉर्मूले में है इस वजह से। तो इसका फॉर्मूला आ गया मास इंटू वेलोसिटी। अब इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए मास की एसआई यूनिट होती है केजी, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया केजी। फिर वेलोसिटी पे आता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। अब इसको अपन
एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसा भी लिखा हुआ होता है केजी मीटर एस माइनस वन। तो ये उसकी मोमेंटम की एसआई यूनिट आ गई। तो मोमेंटम अपन को पता चल गया कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये सब पता अपन को चल गया। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग कार whose mass is 1000 kg and whose velocity is 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ी इंटू करवाएंगे, यूनिट चेंज करी मैंने वैसे। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर और उसका मास है 1000 kg। अब अपन तो ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि अपन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं 5/18 से, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये 18 से कट गया 2 बार, ओवरऑल आंसर आ गया 10। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। तो मूविंग कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, जो एसआई सिस्टम में है। मूविंग कार का मास है 1000 kg। तो मोमेंटम निकालते हैं अपन, मोमेंटम को अब डिनोट कर सकते हैं, पी से डिनोट होता है, हायर क्लासेस में पी से डिनोट होगा, वेक्टर है इसके लिए, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया। ठीक है, मास था 1000, तो ये हो गया 1000, वेलोसिटी है 10, तो ये हो गया 10 से इंटू, ओवरऑल आंसर आ गया 10 टू द पावर 4। अब यूनिट लगाते हैं, यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। तो ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया मोमेंटम से रिलेटेड। तो मोमेंटम अपन पी से डिनोट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये अब मोमेंटम का यूज कहाँ पे आ रहा है, तो उसका यूज आ रहा है न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो पूरा डिफाइन ही हो रहा है मोमेंटम के अकॉर्डिंग, मोमेंटम के अकॉर्डिंग। जैसे ये, अब जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक मूविंग कार है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ये यहां पे आई है, मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा और इसको कोई ब्रेक लगाना है, ये ब्रेक लगा रही है, तो 20 मीटर पर सेकंड पे आई। अब ब्रेक क्या करते हैं, ब्रेक क्या करते हैं, व्हील्स को कहीं ना कहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे ताकि वो रुक जाए, और ये ओवरऑल फोर्स लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने वाला अपन एक तरीके से व्हील्स के ऊपर कोई फोर्स ही लगा रहे हैं। तो ये 30 से 20 पे आ गई। तो कार का मास कुछ ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि कार का मास है 100 kg। आप कहोगे 100 kg कैसे कार का मास होगा, तो ये कम मास वाली है, वुडन की बनाई है। ठीक है, तो ये 100 kg, और ये भी, यहाँ पे भी इसका मास 100 kg ही रहेगा। अब इसका मोमेंटम यहाँ पे देखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी 100 इंटू 30 कर लेंगे, 3000 कुछ आ जाएगा। यहाँ पे इसका मोमेंटम देखेंगे तो 100 इंटू 20। अब ब्रेक ने कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करा होगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करा, ये अपन को पता है कि हाँ कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है, क्योंकि 30 से 20 पे आ रही है, तो ब्रेक ने फोर्स अप्लाई किया तभी तो कम हुआ। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, यही कार है, यहाँ पे ये 100 kg की है, वही एग्जांपल है 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब इसी टाइम ड्यूरेशन में इस कार को रोकना है। ठीक है, इस कार को इसी टाइम ड्यूरेशन में रोकना है, रोकना इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगी, 0। तो मतलब इसी टाइम इंटरवल में अभी तक ये 30 से 20 पे गई थी, तो अब ब्रेक को थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, मतलब 30 से अब इसको 0 पे जाना है, 0 पे जाना तो उसको काफी तेज ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि वो इसी ड्यूरेशन में यहाँ तक आए और रुक भी जाए। तो ज्यादा फोर्स कौन से केस में लगेगा, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो ज्यादा फोर्स लग रहा है केस 1 में, ठीक है, केस 1 में नहीं लग रहा है, केस 2 में लगे ना, क्योंकि वो 30 से 0 पे आया, और केस 1 में क्या था, 30 से 20 पे गया था। तो केस 2 में बहुत ज्यादा फोर्स लगाया ब्रेक ने, और ब्रेक ने काम कर दिया, अपना कार को रोक दिया। तो ये कार यहाँ पे आके रुक गई है केस 2 में। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मोमेंटम में जितना चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हो रहा था 30 से 20 पे, वेलोसिटी के टर्म्स में बोल रहा हूँ एक बार, और यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हुआ 30 से 0 पे, तो डिफरेंस कितने का था, 30 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 10 का। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स अपन को ज्यादा लगाना पड़ा ना, यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम में चेंज आया तो अपन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और यहाँ पे कम मोमेंटम में चेंज आया तो कम फोर्स लगाना पड़ा। तो ये अपन कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं, पर न्यूटन ने इसको कह दिया, न्यूटन ने इसको बोला है कि ये सेकंड लॉ है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही था, तो अपन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको एक बार लिखते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये होता है फोर्स। अब रेट का भी वर्ड आएगा ना, रेट, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर जगह रेट वर्ड आ रहा है। तो कहीं पे भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में रेट वर्ड आए तो समझ आना कि वो चीज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो कभी भी अपन को जैसे रेट ऑफ वर्क डन बोल रहे हैं तो उसका मतलब अपन को वर्क डन निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, पर सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है, तो वो होता है रेट। तो कभी भी रेट आ रहा है तो समझ आना कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपन इस रेट को वर्ड को हटा के टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अपन ने इसको थोड़ा डिड्यूस करा और अपन ने लिखा चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को एक बार पी से डिनोट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपन ने इसको थोड़ा इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिड्यूस कर लिया, क्योंकि रेट जो है वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो अपन इसको ऐसा लिख दिया टी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ तक अपन पहुंचे, चेंज इन मोमेंटम यही कहना चाह रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब जैसे अपन बॉडी में जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट को 20 से 0 स्पीड पे ले आया, मतलब उसको मैंने रोक ही दिया, तो उसको मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मैं 20 से 18 पे लाया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये 20 का है, ये 20 से ट्रेवल करा था और मैं इसको यहाँ पे आके रोका, तो उसका मतलब मैंने काफी फोर्स लगाया। अब सेकंड केस ले रहा हूँ, 20 है यहाँ तक है, 18 तक आया, मैंने कम फोर्स ही लगाया। तो कम फोर्स लगाया इसका मतलब मोमेंटम में कम चेंज हुआ, और ज्यादा फोर्स लगाया तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ। तो मोमेंटम में चेंज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहा था। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं वही कार वाला। ठीक है, फर्स्ट केस का मोमेंटम निकालते हैं। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इस केस में मास इंटू वेलोसिटी, मास है 100, वेलोसिटी है 30, तो उसका मोमेंटम आ गया 3000। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनली यहाँ पे पहुंचा है तो फाइनली इसका मोमेंटम आ गया 2000। ठीक है, मोमेंटम अपन के पास में आ गया। कितना चेंज हुआ, तो कोई भी चीज का चेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, तो अपन को करना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम है 2000, इनिशियल मोमेंटम है 3000, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वो हो जाएगा 2000 माइनस 3000 और चेंज आ जाएगा माइनस का 1000। तो ये आया है चेंज इन मोमेंटम इसका। अब केस सेकंड का निकालते हैं। केस सेकंड का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 30 इंटू 100 जो हो जाएगा 3000। ये मोमेंटम कितना होगा, 0 है तो इसका फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो इसमें चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनली कितना है 0 माइनस इनिशियली कितना है 3000, तो ओवरऑल अपन को मिल रहा है माइनस का 3000। तो ज्यादा चेंज क्या हुआ, ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर अपन देखें तो ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी होगी, 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है कि 3000 न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, तो आंसर है 3000 ही बड़ी वैल्यू है। तो 3000 जो है वो ज्यादा चेंज इन मोमेंटम है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचो कि माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस 3000 तो छोटा हुआ, ये नहीं, अपन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1000 और 3000 में छोटी कौन है, तो 1000 छोटी है, तो 3000 जो है बड़ी वो वैल्यू हुई। तो ज्यादा चेंज इन मोमेंटम कौन से केस में हो रहा है, तो इस केस में बहुत ज्यादा चेंज हुआ क्योंकि 3000 का चेंज हुआ, और यहाँ पे सिर्फ 1000 का ही चेंज हुआ। ज्यादा चेंज इन मोमेंटम इस केस में, इसका मतलब ज्यादा फोर्स इसमें लगा है, यही वो कहना चाह रहा था सेकंड लॉ में। तो ये स्टेटमेंट थी, चेंज ऑफ जो मोमेंटम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और डिड्यूस करते हैं, तो इस चीज को लिखने की कोशिश करते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक्सप्रेशन में से तो इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के रेट के, तो ये अपन ने टाइम लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो अपन ने इक्वल्स टू लगाया, यहाँ पे लिख दिया फोर्स। अभी अपन वेक्टर वेक्टर से कंफ्यूज नहीं करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, फोर्स है चेंज इन मोमेंटम के टाइम के रेस्पेक्ट में ये सब। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया के, चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली लिखते हैं अपॉन में टाइम। अब एसआई सिस्टम में जो के की वैल्यू है वो है 1, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि के जो है वो तो 1 है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या हुआ, फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के डायरेक्टली इक्वल हो गया। ठीक है, फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली इक्वल हो गया अपॉन टाइम के, और ये अपन को पूरा फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले में तो अभी भी स्टेटमेंट ही आ रही है, वैल्यू कहाँ है, प्रॉपर फॉर्मूला बताओ ना। तो वैल्यू नहीं आई तो अपन थोड़ा प्रॉपर फॉर्मूला बताते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा, थोड़ा लेफ्ट में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ m है। अब ये मोशन में है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है जैसे नंबर होगा कि 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, तो अपन बोल रहे हैं कि नंबर है u, कि u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इस तरफ। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे ये, अब क्या हुआ, ट्रेवल तो आराम से कर रहा था, अचानक से इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, मतलब पीछे से आके किसी धक्का मारा, किसी ने धक्का नहीं, टक्कर मार दी इस कार को, तो उस कार ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। अब पहले तो ये u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी u ही रहेगी। जैसे मैं बोलूँ कि ये पेन ऐसे चल रहा था, अब मैं इसको ऐसे किया तो इसकी स्पीड तेज हुई क्या, तो ये वही एग्जांपल है कि इसको मैंने फोर्स लगाया पीछे से तो इसकी स्पीड थोड़ी तेज हुई, और ये यहाँ पे m मास का ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में u से v हो गई क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो ये u था और यहाँ पे आके ये v हो गया। इस पूरे में जैसे u से जैसे 10 से ये 20 में गया तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, तो मान लेते हैं कि इसने t टाइम लिया। ठीक है, तो इसका ये पूरा था कि अपन ने ये एग्जांपल लिया, ये पूरा ये। अब फाइनली ये यहाँ पे, इनिशियली ये यहाँ पे, तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, और ये इसकी फाइनल कंडीशन है, ये इसकी फाइनल, ये इसकी इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियली मोमेंटम कितना वो निकालते हैं, तो इनिशियली मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी u है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu। ठीक है, m इंटू यू, mu लिख दिया, और फाइनली मतलब यहाँ पे आ गया है तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है m, वेलोसिटी है v, तो m इंटू v, तो mv हो गया इसका फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम हो गया mu। अगर फाइंड करना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इधर चलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो क्या होगा, वापस अपन मतलब वो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम t। अब SI सिस्टम में जो k की वैल्यू है वो है 1, तो अपन k को इग्नोर कर सकते हैं, k की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 लिखो तो हटा ही सकते हो SI सिस्टम में। ठीक है, तो अपन ने SI सिस्टम में k की वैल्यू 1 बोली, इंटरनल सिस्टम है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, तो k की वैल्यू तो 1 हो गई। तो अब फोर्स का फॉर्मूला बन गया सिर्फ चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, और चेंज इन मोमेंटम अपन निकाल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कितना चेंज हुआ, जैसे इनिशियली मेरे पास 500 रुपीज थे और मैं बाहर गया, मार्केट में गया, थोड़े बहुत रुपए खर्च हो गए, अब मैं वापस जब घर पे आया हूँ तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपीज है, तो मेरे पास फाइनली कितने रुपए हैं, 200, इनिशियली थे 500, तो कितने का चेंज हुआ, तो मैंने क्या किया 500 में से 200 को हटा दिया, चेंज हुआ 300 का, तो चेंज कितना हुआ, तो 300 का हुआ। तो कभी भी किसी भी चीज में चेंज निकालना होता है तो अपन फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी अपन चेंज निकालना चाह रहे हैं तो अपन कर लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी चीज का चेंज निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन एनर्जी हो गया, या फिर चेंज इन मोमेंटम हो गया, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अपन को ये करना। तो फाइनल मोमेंटम को एक बार डिनोट कर देते हैं, pf लिख देते हैं, p मोमेंटम का साइन, f लिख रहे हैं नीचे, pf मतलब फाइनल मोमेंटम, तो वो है m इंटू वी। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम पे आते हैं, उसको लिख देते हैं pi। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इसकी वेलोसिटी है u, तो इनिशियल मोमेंटम भी आ गया और फाइनल मोमेंटम भी आ गया। अब इसको अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं जो अपन ने बनाया। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम में k तो 1 है तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो अपन चेंज इन मोमेंटम की जगह पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी लिख सकते हैं, और अपॉन में टाइम है कि कितना टाइम लगा इसको चेंज होने में। ठीक है, अब
फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला अपन बना चुके हैं। pf की जगह अपन m इंटू वी लिख सकते हैं और pi की जगह पे m इंटू यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको पुट करने के लिए नई स्लाइड बना देते हैं। स्पेस नहीं है ना, स्पेस तो बहुत है, यहां लिख देते हैं। तो फोर्स अपन लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो आया है अपन के पास में वो है mv मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम जो आया है वो आया है mu अपॉन में t। या अब न्यूमरेटर में mv और mu है, दोनों में ही m है, तो अपन m कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो अगर m कॉमन लेंगे तो क्या होगा, और अब इसको थोड़ा ढंग से देखना। m अपन ने कॉमन ले लिया इधर से, तो इधर से m कॉमन लेंगे तो v बचेगा, फिर इधर से कॉमन लेंगे तो u बचेगा। और v माइनस यू अपॉन टी जो होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज का फॉर्मूला होता है। किसी को याद है तो सोचो। तो v माइनस यू अपॉन टी जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अपन v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे तो एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल बन गया m इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया m इंटू ए। तो सेकेंड लॉ से जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनता है वो बनता है m इंटू ए। तो अपन को ऐसे बोलेंगे कि मैथमेटिकली डिड्यूस करके बताओ सेकंड लॉ को। तो सेकंड लॉ को आप डिड्यूस करोगे तो पहले स्टेटमेंट लिखनी होगी और स्टेटमेंट के बाद ही पूरा डेरिवेशन बताना होगा कि ये अपन ने रिड्यूस करा। अब फोर्स के दो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक तो मास इंटू एक्सेलरेशन और एक ये वाला भी एम वी माइनस यू वाला। तो अगर अपन को चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर अपन को मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अपन को जो गिवन है उसके हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो अपन पहले ए फाइंड कर लेंगे, फिर अपन वो निकाल लेंगे। तो ऐसे कुछ गिवन प्रॉब्लम्स होंगे जो अभी अपन ट्राई करके देखेंगे। पर ये डेरिवेशन ये पूरा है इसका ये। अब कुछ इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं कि सेकंड लॉ काम कहाँ आता है, इसका यूज क्या है। तो अपन ये इक्वेशन ले रहे हैं एक बार, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी नई स्लाइड पे ले रहे हैं क्योंकि स्लाइडों की कमी नहीं है। अब जैसे ही क्या कह रहा है, जो सेकंड लॉ वो क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मतलब इसका जो न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये जो चीज है न्यूमरेटर वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो डिनोमिनेटर है टाइम, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा अपन ऐसा बोलते हैं ना कि जितने ज्यादा टाइम तक फोर्स लगेगा तो उसका मतलब टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2/3 है, 2/3 का कुछ आंसर आएगा। और अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2/5। तो 2/3 और 2/5 में बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, तो बड़ी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/3। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके कम पार्ट हो रहे हैं। और 2/5 में क्या हो रहा है, वो बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 के 5 पार्ट्स हो गए। तो 2 के 5 पार्ट्स करोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पार्ट्स, काफी कम पार्ट्स हो रहे हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 काफी बड़ी वैल्यू। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर बड़ा था तो आंसर छोटा हो गया, वैल्यू कम हो गई। तो अगर टाइम बड़ा है तो उसका मतलब क्या होगा, फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। और टाइम कम है तो फोर्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। कि जैसे टाइम मैं 2 ही बोल रहा हूँ तो उसके सिर्फ 2 हिस्से होने वाले हैं, और अगर मैं टाइम 10 बोल रहा हूँ तो इसके 10 हिस्से होने वाले हैं। तो जितने ज्यादा पार्ट्स हो जाएंगे उतना वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि टाइम जितनी ज्यादा टाइम तक के लिए लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसके एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है। इसमें अपन ने क्या करा, ये एक सरफेस है और यहाँ पे वॉल है। यहाँ पे अपन ने एक ग्लास रखा, ठीक है, ये ग्लास था और इस ग्लास को स्लाइड कराते हुए वॉल की तरफ फेंका, जोर से फेंका मतलब। तो क्या हुआ, ग्लास जो था वो मतलब कांच का था, और जैसे ही वो वहां पे गया तो ये क्या हुआ, जैसे इसने इसके स्ट्राइक करा और ये टूट गया पूरा, मतलब ग्लास पूरा टूट गया। अब नेक्स्ट केस में क्या करा, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे तो वापस वही लिया, ये ग्लास लिया और यहाँ पे थोड़े से थर्माकोल की लेयर बना दी। ठीक है, अब इसको जोर से फेंका तो अब ये वहां पे गया और ये टूटा नहीं।
तो उसका रीजन क्या है कि ये स्ट्राइक करके पहले तो टूट गया था और थर्माकोल ने ऐसा क्या कर दिया कि ये टूटा नहीं। तो इसमें सेकंड लॉ कहाँ पे काम आ रहा है वो देखते हैं। अब पहले केस में क्या हुआ, ये वहां गया, फोर्स कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 थी। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो ये रुक जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद में 0 हो गई। इस ग्लास का कुछ ना कुछ मास होगा, मान लेते हैं 20 ग्राम है, तो यहाँ पे भी 20 ग्राम ही रहेगा। तो मोमेंटम में कुछ चेंज हो रहा है क्या, तो मोमेंटम में जरूर चेंज हो रहा है। 20 ग्राम इंटू 10 कर लेंगे, मोमेंटम की यूनिट थोड़ी अलग होगी। यहाँ पे मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 10 से 0। वेलोसिटी की टर्म्स में बोल देते हैं कि मोमेंटम में चेंज हुआ। और अगर मोमेंटम में चेंज हुआ है तो फोर्स भी लगा होगा, क्योंकि सेकंड लॉ यही कहता है कि कभी भी चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स लगेगा। अपन इस वाले पे आते हैं, इसकी भी सेम वेलोसिटी थी, 10 की बोल देते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो सेम ही पूरा केस हो रहा है, लेकिन इस केस और इस केस में डिफरेंस क्या है, ये गया इसने स्ट्राइक करा, 10 से डायरेक्टली 0 पे हुआ, कुछ टाइम नहीं लगा, टाइम बहुत कम लगा, क्योंकि ये सरफेस डायरेक्टली हिट हुई जाके, तो टाइम नहीं लगा। तो इसमें टाइम जो है, एक बार लिख देते हैं कि टाइम वॉज वेरी लेस। ठीक है, सीधा उसने स्ट्राइक करा जाके, तो टाइम बहुत कम लगा। अब इस पे आता है, ये जैसे स्ट्राइक करेगा तो वॉल से स्ट्राइक करने से पहले ये थर्माकोल से स्ट्राइक करेगा, और थर्माकोल थोड़ा सा प्रेस होगा जब तक ये वॉल से स्ट्राइक करेगा, तो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या वॉल से टकराने के लिए, क्योंकि ये जैसा अपन इसको बोलते हैं कि ग्लास है, तो ये यहाँ पे जब जाएगा, रबड़ आ गया कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा इससे, तो जब तक ये वॉल तक जाएगा तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसका रीजन क्या होगा कि जैसे इसने स्ट्राइक करा इस पे, थर्माकोल ने क्या किया, इसको रोकने की कोशिश करी, और जैसे ही उसको स्ट्राइक करने वाला होगा वॉल से, तो उसने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। तो इस केस में टाइम बहुत ज्यादा लगा वॉल से स्ट्राइक होने में। तो इधर अपन लिख देते हैं टाइम वॉज टेकन मोर एज कंपेयर टू दी फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस के कंपैरिजन में इधर बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि थर्माकोल ने टाइम बढ़ा दिया वॉल से स्ट्राइक होने से पहले, तो टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, और इस केस में टाइम बहुत कम लगा। और अपन को पता है कि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगा, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। इधर जो फोर्स है बी केस का, और फोर्स जो है ए केस में, टाइम ज्यादा किसमें लग रहा है, टाइम ज्यादा इसमें लग रहा है, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कम किसमें होगी, इसमें। टाइम जितना ज्यादा बढ़ाओगे फोर्स उतना ज्यादा कम हो जाएगा, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स और टाइम जो है एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अच्छे से दिखते हैं एक बार, ठीक है, जितनी मतलब टाइम जितना ज्यादा लगेगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा था, फोर्स कम लगा, यहाँ पे टाइम कम लगा तो फोर्स ज्यादा लगा, फोर्स ज्यादा लगा तभी वो ब्रेक हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स कम लगा तो उसकी वजह से वो ब्रेक नहीं हुआ। तो ये रीजन होता है। तो कभी भी अपन क्रॉकरी के जो भी सामान होता है ना, उस पर आसपास न्यूज़पेपर की फोल्डिंग्स होती है, वो क्या होता है, वो उसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। न्यूज़पेपर की फोल्डिंग से क्रॉकरी वाले आर्टिकल्स अगर अपने बॉक्स में टकरा रहे भी होंगे तो टाइम बढ़ा देंगे न्यूज़पेपर, और टाइम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, और वो क्रॉकरी के आइटम ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये रीजन होता है कि अपन कोई भी ऐसी चीजें देखते हैं ना जो काफी सेंसिटिव होती है, तो उसको थर्माकोल की लेयरिंग में या फिर न्यूज़पेपर की लेयरिंग में, इन सब में देते हैं। उन सबका रीजन ही है कि न्यूज़पेपर की लेयरिंग लगाने से टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स अपने आप ही कम हो जाएगा, और फोर्स कम लगेगा तो ब्रेक नहीं होंगे। तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था कि न्यूटन सेकंड लॉ काफी काम का होता है डेली लाइफ में। तो इन सब के हिसाब से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स जो ए केस में लगा है, जो फोर्स ए केस वाला है वो काफी बड़ा है फोर्स बी वाले से, और ए वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है तो ब्रेक हो गया वो आराम से। तो ये सेकंड लॉ का एक एप्लीकेशन था। अपन एक और एप्लीकेशन देखते हैं सेकंड लॉ का। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कभी अपन, जो बैट्समैन होता है हिट करता है बॉल को, और जो फील्डर होता है जब कैच करता है तो वो बॉल को पीछे ले जाता है, मतलब वो इसकी ड्राइंग तो नहीं बनेगी, तो ऐसा अपन हाथ से ही समझते हैं कि वो बॉल को पीछे क्यों ले जा रहा है। अगर वो यहीं पे पकड़ लेता तो क्या होता, और वो पीछे ले जा रहा है अगर, तो उसमें क्या नया कर रहा है। तो अगर वो डायरेक्टली यहाँ पकड़ता तो क्या होता, बॉल वेलोसिटी से आ रही होती, यहाँ आती ही बॉल का मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ तो फोर्स लगेगा। और सेकंड केस देखते हैं, जब वो पीछे ले जा रहा है तो क्या हुआ, बॉल कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, अब वो यहाँ आके 0 हुई, तो टाइम बढ़ा किसमें, फर्स्ट केस में उसने डायरेक्टली पकड़ लिया, सेकंड केस में उसने टाइम बढ़ाया।
टाइम बढ़ाया तो फोर्स कम हो गया, तो वो पीछे ले जाता है तो क्या करता होता है, टाइम बढ़ा रहा होता है, टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स कम लगेगा, तो उसको काफी जोर से लगती है ना कि हाथ लाल हो जाते हैं, तो उसको जोर से नहीं लगी, उसको पीछे ले जाने की वजह से उसको बहुत धीरे लगी क्योंकि उसने फोर्स कम कर लिया। तो ये सब रीजंस होते हैं सेकंड लॉ के, जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आ रहे होते हैं। तो ये सब इसका मेन था। तो अपन को मेनली पता चल गया है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला अपन कैसे डिराइव करेंगे, थोड़ी बहुत अपन यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरा डिस्कवर न्यूटन ही कर रहा है, सेकंड लॉ उसने ही पूरा बनाया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी उसने ही दिया है। तो फोर्स की जो यूनिट होगी, तो यूनिट ऑफ फोर्स जो होगी वो न्यूटन के हिसाब से ही बनेगी एसआई सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम में फोर्स की यूनिट बन गई न्यूटन, और भी होती है डायन, तो अपन डायन सीजीएस वाला होता है, तो ये अपन के कोर्स में नहीं है, तो अपन को न्यूटन की यूनिट मतलब यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन को याद रखना है। एक और भी यूनिट बन सकती है अगर अपन इसमें वैल्यूज पुट कर ले यूनिट्स की, तो मास की यूनिट होती है केजी, तो अपन ने केजी लिख दिया, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन फोर्स की यूनिट को केजी मीटर सेकंड -2 भी बोल सकते हैं। तो आप ये लिखो या फिर न्यूटन लिखो, एक ही बात है। तो अपन इतना बड़ा क्यों लिखेंगे बार बार, अपन डायरेक्टली न्यूटन लिखेंगे, उसी में बात खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा था फोर्स का यूनिट का। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन वाली होती है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, और उसको अपन उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये पूरा फोर्स से रिलेटेड पूरा थ्योरी था। अब अपन थोड़े बहुत न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल जैसे कि एक स्ट्रेट रोड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये कार ट्रेवल करते हुए आ रही है इसके सामने, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये कार कुछ ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, और इस कार का मास है 1500 kg। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कार कितने फोर्स से अप्लाई करे ब्रेक कि ये यहाँ जब आए तो ये कार रुक जाए, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे कार पहुंचेगी तो ये कितने फोर्स से अप्लाई करे ब्रेक, इसको यहाँ पे स्टॉप होना है। और ऐसा बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है ये इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो कितने फोर्स से ब्रेक अप्लाई करे कि ये कार यहाँ तक जब आए तभी रुक जाए। तो अपन को फोर्स का फॉर्मूला पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन को मास तो पता है कि मास कितना है, मास इस कार का 1500 kg है, पर एक्सेलरेशन नोन है क्या, एक्सेलरेशन नोन नहीं है। पर फोर्स का एक और फॉर्मूला भी होता है, फोर्स का एक और फॉर्मूला जो है वो है चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu अपॉन में t। तो अपन को मास पता है, जो न्यूमरेटर वैल्यू मास है ये पता है, फाइनल वेलोसिटी, कार को यहाँ पे आके रुकना है तो फाइनली तो वेलोसिटी 0 ही होगी, तो अपन को फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो v पता है। इनिशियली 20 की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो अपन को u भी पता है, मतलब न्यूमरेटर पूरा नोन है, पर टाइम नोन है क्या, कि कितने टाइम के बाद में ये कार रुक रही है ये नोन नहीं है। तो यहाँ पे भी मतलब दोनों फॉर्मूले में एक एक चीज ऐसी आ रही है जो अननोन है। तो पहले अपन ट्राई करते हैं कि टाइम कैसे निकालें। अब टाइम कैसे निकालेंगे, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में, क्योंकि इसने कार रोकी है तो स्पीड कम हुई है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ है, तो अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बहुत सारी होती है, उसमें अपन को ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें जो अननोन है, जैसे जो अननोन आ रहा है वो टाइम आ जाए या एक्सेलरेशन आ जाए, क्योंकि अगर अपन को a मिल जाएगा तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अपन को t मिल जाएगा तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अपन इक्वेशन ले रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, कार की फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कार इनिशियली ट्रेवल कर रही है 20 की वेलोसिटी से, 20 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू में 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन नोन नहीं है तो ए की जगह ए ही लिखते हैं, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है कार का, यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुंचेगी तो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेंगे 20, ये अपन ले लिया 20। अब 2 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ हो गया 40a, ठीक है। और इधर साइड में क्या होगा, 0 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये आ गया माइनस का 400, 40 यहाँ से डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 40 और इक्वल्स टू में हो जाएगा a, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ही कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 10 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई अपन के पास में माइनस का 10। इसकी यूनिट क्या होगी, कोई किसी को पता है यूनिट क्या होगी, तो a की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सबको लग रहा होगा ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो नेगेटिव इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है,
शो नहीं, शो कर रहा है। तो a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, मोशन की ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे मतलब? जैसे ये कार कैसे ट्रैवल कर रही है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये है। तो कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो आप समझ जाना, कोई भी चीज़ नेगेटिव आ रही है तो मोशन के ऑपोजिट वाला डायरेक्शन शो कर रहा है। तो मोशन इसका यहाँ पे, एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे, तभी तो वो कार रुकेगी। जैसे कार यहाँ ट्रैवल कर रही है और मुझे इसको रोकना है तो मुझे फोर्स यहीं तो लगाना पड़ेगा, तो तभी इसका उल्टा मतलब आ रहा है डायरेक्शन। तो कार यहाँ ट्रैवल कर रही है, रोकना है तो फोर्स लगा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन के पास में a आ गया और a आ रहा है -10। अब अपन को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि अपन के पास में सारे नोन आ गए। मास कितना है? 1500, तो मास की जगह पे 1500 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अपन का आया था -10, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -10, ये इंटू करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 15,000 न्यूटन माइनस का। तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है? उल्टी। और ये मैं पहले ही बता दिया था कि जो फोर्स होता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन की उस डायरेक्शन में थी, फोर्स भी उधर ही लग रहा होगा। तो तभी कहते हैं कि अगर अपन यू ट्रेवल कर रहे हैं और अपन को रुकना है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो ये अपन का पूरा आया कि फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब कोई बुक में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो एक ही बात है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें अपन को फोर्स निकालना होगा। और ये तो जब भी अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अपन का जो फोर्स होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये अपन इसको यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में अपन न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे और थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल्स करेंगे फोर्स से रिलेटेड, थोड़े बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स जो ओलंपियाड, KVPI इन सब में आता है। ठीक है, थैंक यू।